अफसर कह रहे थे कि हिंदुस्तानी डरपोक कौम है। हम 10-15 हजार मार देंगे तो बाकी तो हमारे तलवे चाटने को भी तैयार हो जाएंगे। तुम हमें क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। आज की कहानी में हम बिना किसी इंट्रो या स्पॉइलर के सीधे कहानी में उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि जज्बात, बलिदान और देशभक्ति की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कुछ पाकिस्तानी सैनिकों से जो एक भारतीय आर्मी बेस का नक्शा तैयार कर रहे होते हैं। अगर यह नक्शा उनके देश तक पहुंच जाता है तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस जानकारी के सहारे वे आसानी से उस बेस पर हमला कर सकते हैं। यह बेस बॉर्डर के बेहद करीब होता है, सिर्फ आधा किलोमीटर दूर, यानी थोड़ी ही दूरी तय करके वे पाकिस्तान की सीमा में पहुंच सकते हैं। इसी मकसद से वे सब अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक भारतीय सैनिक आकर खड़ा हो जाता है। उसका नाम होता है फतेह सिंह। वह उन्हें रोकते हुए कहता है, रुको, मैं तुम्हें बॉर्डर पार कराता हूँ। इतना कहकर वह अचानक फायरिंग शुरू कर देता है। उसके इस हमले में उनके एक साथी की मौत हो जाती है। अपने साथी को खोने के बाद बाकी सैनिक भी जवाबी हमला शुरू कर देते हैं। गोलियों की बारिश के बीच फतेह सिंह एक पेड़ के पीछे छिपकर अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद दोनों तरफ से जोरदार गोलीबारी शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि धीरे धीरे लगभग सभी सैनिक मारे जाते हैं। आखिर में सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचते हैं। इसके बाद वे एक खुले मैदान के पास आकर रुकते हैं। इस मैदान को पार करते ही पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। फतेह सिंह उनका पीछा करते हुए बाकी 2 दुश्मनों को भी मार गिराता है। अब सिर्फ एक ही सैनिक बचता है। खुले मैदान के बीच दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। चारों तरफ बारूदी सुरंगें माइंस बिछी होती हैं, इसलिए दोनों बहुत संभल कर कदम रखते हुए लड़ते हैं। हर कदम खतरे से भरा होता है। आखिरकार फतेह सिंह उस आखिरी दुश्मन को भी ख़त्म कर देता है। उधर सीमा के उस पार खड़ी पाकिस्तानी सेना यह सब देख रही होती है, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाते। फतेह सिंह उनकी तरफ देखकर कहता है, ये तुम्हारे ही सैनिक हैं, अगर चाहो तो इन्हें ले जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन याद रखना, हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश मत करना। इसके बाद सीन बदलता है, जहां पाकिस्तान सेना एक मीटिंग कर रही होती है। वहां वे आपस में चर्चा करते हैं कि भारतीय सेना कभी भी पूर्व दिशा से हमला करने की नहीं सोचेगी। उनके मुताबिक भारतीय सैनिक डरपोक है। वे कहते हैं, अगर हम कुछ हजार लोगों को मार दें तो बाकी खुद ही भाग जाएंगे। दूसरी तरफ कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, होशियार सिंह। इसके बाद हमें एक और बहादुर फाइटर पायलट से मिलवाया जाता है, जिसका नाम है निर्मल सिंह शेखावत। अपनी फ्लाइट पूरी करने के बाद वह अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करता है कि उस समय उनके पास उड़ान भरने लायक सिर्फ 6 बेईमान ही बच्चे हैं। यह सुनकर ऑफिसर थोड़ा चिंतित हो जाता है और कहता है, यह तो बहुत कम है। लेकिन शेखावत मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सर, अब आगे वो क्या कहेगा और हालात कैसे बदलेंगे। पायलट शेखावत आत्मविश्वास से कहता है, सर, आप ये क्या कह रहे हैं, यह तो हमारे लिए काफ़ी है, उनके लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। उसकी ये बात सुनकर उसके सीनियर ऑफिसर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ सीन बदलता है, जहाँ एक नेवी ऑफिसर रावत को दिखाया जाता है। उनके जहाज़ की तरफ एक पाकिस्तानी जहाज़ बढ़ता हुआ नजर आता है। स्थिति को देखते हुए उनके सीनियर उन्हें दिशा बदलने का आदेश देते हैं, लेकिन रावत अपने जूनियर से कहता है, हमारा काम तो दुश्मन को ढूंढकर ख़त्म करना है, फिर हम पीछे क्यों हट रहे हैं। फिर भी ऑर्डर का पालन करना उनकी मजबूरी होती है, इसीलिए वे कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद कहानी फिर से फतेह सिंह की ओर लौटती है। उसकी ड्यूटी बदल दी गई होती है। जब वह अपने कैंप की
तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि एक पूरे गांव के लोग अपना गांव छोड़कर कहीं जा रहे हैं। फतेह सिंह एक बुजुर्ग से पूछता है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बुजुर्ग भारी मन से जवाब देता है, दोनों तरफ की सेनाएं इकट्ठा हो रही हैं। हमें लग रहा है कि जल्द ही युद्ध शुरू होने वाला है, इसलिए हमें अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है। वह आगे कहते हैं, मैं बचपन से इसी गांव में पला बड़ा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। उनकी बातों में छिपा दर्द साफ नजर आता है, जिसे सुनकर फतेह सिंह भी अंदर से भावुक हो जाता है। दूसरी तरफ होशियार सिंह अपने सीनियर को बताता है, सर, दुश्मन अजगर बॉर्डर के काफ़ी करीब आ चुका है। हो सकता है कि वो कल ही हमला कर दे, इसलिए हमें पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उसका सीनियर उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वहाँ फतेह सिंह भाषण दे रहा होता है। उसी दौरान होशियार, शेखावत और रावत भी वहाँ मौजूद होते हैं। फतेह सिंह की बातें सुनकर वे तीनों काफ़ी प्रेरित होते हैं और अपनी ट्रेनिंग भी पूरी लगन से करते हैं। शेखावत और रावत की दोस्ती भी काफ़ी गहरी होती है। दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा साथ खड़े रहते हैं। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू होती है। शेखावत दुश्मन पायलट को लटकाते हुए कहता है, एक भारतीय पायलट के सामने तुम अपने चाचा जहार हार चुके हो और अब आखिरी में तुम भागना चाहते हो, वो भी पूरी तरह सही सलामत। यह बात सुनकर पाकिस्तानी पायलट का गुस्सा भड़क उठता है और वह तुरंत अपना प्लेन मोड़कर शेखावत पर हमला करने लौट आता है। बस इसी मौके का इंतजार कर रहा होता है शेखावत। सही समय पर वह निशाना साधता है और दुश्मन के विमान पर लगातार गोलियां बरसाता है। कुछ ही पलों में वह प्लेन आग की लपटों में गिर जाता है और देखते ही देखते ज़मीन पर गिरकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है। शेखावत भी उसी लड़ाई में अपनी जान गंवा देता है। इस तरह दोनों दोस्त रावत और शेखावत देश के लिए शहीद हो जाते हैं। उनकी सेहत की खबर जल्दी ही होशियार सिंह तक पहुंच जाती है। रेडियो पर अपने दोस्तों की मौत की खबर सुनकर होशियार सिंह अंदर से टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। उसकी दुनिया जैसे बिखर जाती है। जिन दोस्तों को उसने पहली बार अपने इतने करीब पाया था, वो भी उससे छीन जाते हैं। अब वह बिल्कुल अकेला रह जाता है। आसमान और समंदर की लड़ाई में भारत जीत चुका था। अब बारी थी ज़मीन की। अब जहां असली जंग शुरू होने वाली थी, होशियार सिंह अपने पूरे पलटन के साथ पाकिस्तानी सेना पर हमला बोल देता है। वे पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं। लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती होती है। दुश्मनों की संख्या हजारों में होती है, जबकि उसके पास सिर्फ 100 से 150 सैनिक होते हैं। फिर भी वे पीछे नहीं हटते। हर सैनिक कई दुश्मनों का सामना करता है। एक एक जवान 5-5 दुश्मनों को ढेर कर देता है। देखते ही देखते दोनों तरफ भारी नुकसान होने लगता है। गोलियों के साथ साथ हाथापाई की नौबत भी आ जाती है। मैदान पूरी तरह जंग का रूप ले लेता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना चिकन नेक इलाके पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वहाँ पहले ही फतेह सिंह अपनी टुकड़ी के साथ घात लगाए बैठा है। वे चाहते तो पहले ही हमला कर सकते थे, लेकिन उनकी योजना कुछ और होती है। वे दुश्मन को पूरी तरह अंदर आने देते ताकि एक ही बार में उन्हें करारा जवाब दिया जा सके। जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक अंदर आते हैं, फतेह सिंह और उसकी टीम अचानक हमला बोल देती है। इसके बाद यहाँ भी भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दुश्मनों के पास टैंक और भारी हथियार होते हैं, लेकिन फतेह सिंह और उसके जवानों के हौसले के सामने ये सब बेकार साबित होने लगता है। फतेह सिंह और उसकी टीम के बीच दुश्मनों के साथ भयानक युद्ध छिड़ जाता है। दोनों तरफ से गोलियों की बरसात होती है और कई सैनिक इस जंग में शहीद हो जाते हैं। लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां भारत की जीत
करीब लगने लगती है, लेकिन तभी दुश्मन की तरफ से कई टैंक आ जाते हैं। ये टैंक दूर से ही तबाही मचाने लगते हैं। यह देखकर फतेह सिंह समझ जाता है कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वह बिना समय गंवाए एक नज़र कैनाल के रास्ते दुश्मन के टैंक के बीच पहुंच जाता है। वहां अपनी जान की परवाह किए बिना एक एक करके टैंकों पर ग्रेनेड से हमला करता है और देखते ही देखते ज़्यादातर टैंकों को तबाह कर देता है। अब सिर्फ एक टैंक बचता है जो फतेह सिंह का पीछा करने लगता है। फतेह सिंह उसे माइंस वाले इलाके की तरफ ले जाता है ताकि टैंक खुद ही उड़ जाए, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती और टैंक उस रास्ते पर नहीं चढ़ता और आखिरी का रास्ता बचता है। फतेह सिंह बिना हिचकिचाए एक ग्रेनेड उड़ाता है और सीधे टैंक के अंदर फेंक देता है। धमाके के साथ टैंक को ख़त्म हो जाता है, लेकिन फतेह सिंह भी उसी के साथ शहीद हो जाता है। इसके बाद कहानी फिर होशियार सिंह की तरफ बढ़ती है। यहाँ भी भारतीय सेना जीत के करीब पहुँचती है, लेकिन तभी दुश्मन के कुछ और टैंक पहुँच जाते हैं। होशियार सिंह बीच में फंस जाता है और हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। जैसे ही दुश्मन उसे ख़त्म करने वाले होते हैं, तभी अचानक एक गोली आती है और दुश्मन सैनिक वहीं ढेर हो जाता है। दरअसल फतेह सिंह वहां पहुंच चुका होता है। उसने दूसरी तरफ की लड़ाई जीतकर यहां पता लगा लिया था कि दुश्मन की बाकी फौज यहां आने वाली है, इसलिए वह तुरंत यहां मदद के लिए आ जाता है। अब फतेह सिंह और होशियार सिंह मिलकर दुश्मनों पर जबरदस्त हमला करते हैं। दोनों की बहादुरी के सामने दुश्मन टिक नहीं पाता। आखिरकार भारतीय सेना जीत हासिल कर लेती है। दुश्मनों के सारे टैंक नष्ट कर दिए जाते हैं और मैदान पूरी तरह अपने कब्जे में आ जाता है। इस लड़ाई में कई सैनिक शहीद हो जाते हैं, लेकिन फतेह सिंह और होशियार सिंह जिंदा बच जाते हैं। इसके बाद सभी शहीद सैनिकों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। वह तिरंगा फहराया जाता है और उनकी जीत और बलिदान का प्रतीक होता है। जो सैनिक शहीद हुए थे उनके शरीर उनके परिवारों को भेजे जाते हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होता है। असल में युद्ध कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। इसमें नुकसान दोनों पक्षों का ही होता है और कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। तो इसी के साथ बॉलीवुड 2 की आज की यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। जल्दी ही मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे शेखावत और रावत की दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है, लेकिन होशियार सिंह उनसे ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। वो हमेशा थोड़ा अलग ही रहता था। यह बात शेखावत को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वह चाहता था कि होशियार सिंह भी उनके ग्रुप का हिस्सा बने, लेकिन होशियार सिंह कभी आगे नहीं आता। एक दिन सुबह होशियार सिंह पंचिंग बैग के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी शेखावत वहां पहुंचकर मजाक में कहता है, पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करके क्या मिलेगा? असली ताकत तो तब पता चलेगी जब किसी इंसान से फाइट करोगे। उसकी यह बात सुनकर होशियार सिंह को गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही बहुत ताकतवर होते हैं। ऐसा लगता है जैसे शेर और बाघ आमने सामने आ गए हों। दोस्तों के बीच शुरू हुई ये हल्की फुल्की लड़ाई कब असली फाइट में बदल जाती है, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। तभी रावत बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले के बस की बात नहीं होती। उसी वक्त वहाँ फतेह सिंह पहुँच जाता है। उनकी यह हालत देखकर फतेह सिंह गुस्सा हो जाता है और तीनों को सजा देता है। 10 किलोमीटर की दौड़ के दौरान भी शेखावत और होशियार सिंह के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। होशियार सिंह चैलेंज देते हुए कहता है, अगर तुम मुझे हरा दे तो मैं सबके सामने तुझे सल्यूट करूंगा। इससे मोटिवेट होकर शेखावत पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन आखिर में होशियार सिंह दोनों को
आसानी से हरा देता है। अगले दिन सुबह जब वे ट्रेनिंग हॉल की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर से उनके बीच शर्त लग जाती है कि कौन पहले पहुंचेगा। दोनों लगभग साथ ही पहुंचते हैं, लेकिन वहां जो देखते हैं उसके लिए वे तैयार नहीं होते। फतेह सिंह पहले से ही वहां खड़ा होता है। वह फिर से तीनों को सजा देता है। इस बार 10 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते पर दौड़ने यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता। हर बार चैलेंज होता है और हर बार होशियार सिंह ही जीतता है। अगली सुबह शेखावत अपने परिवार से बात कर रहा होता है। उसके माता पिता उसके लिए शादी का रिश्ता देख चुके होते हैं, लेकिन शेखावत किसी न किसी बहाने से बात टाल देता है। इसी दौरान वह नोटिस करता है कि होशियार सिंह से मिलने कभी कोई नहीं आता, ना ही वह खुद किसी से फ़ोन पर बात करता है। वह हमेशा अकेले ही रहता है। यह बात शेखावत को थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वह जाकर रावत को इसके बारे में बताता है। अब सवाल यह है, होशियार सिंह इतना अकेला क्यों रहता है? उसके पीछे क्या राज छुपा है? यह कहानी को और दिलचस्प बनाता है। रावत शेखावत से कहता है, अगर उसका कोई अपना होता तो वह इस तरह अकेला नहीं रहता। उसके पिता भी फौजी थे हमारी तरह, लेकिन एक युद्ध में शहीद हो गए। उसके बाद उसकी दादी ने ही उसे पाला है, इसी वजह से उसे अकेले रहने की आदत हो गई है। ये सब सुनकर शेखावत के दिल में होशियार सिंह के लिए हमदर्दी आ जाती है। वह तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, आज से मेरी बहन तेरी बहन और मेरा परिवार तेरा परिवार, अब तू अकेला नहीं है। यह सुनकर होशियार सिंह बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद तीनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है और वे साथ मिलकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं। दूसरी तरफ एक डाकिया एक घर में चिट्ठी देने पहुंचता है। दरवाज़ा खोलते ही एक खूबसूरत लड़की देवी वह पूछती है कि चिट्ठी किसने भेजी है। डाकिया बताता है, यह होशियार सिंह ने भेजी है। यह सुनते ही देवी खुशी से झूम उठती है और चिट्ठी लेकर अपने छोटे भाई के पास भागती है, क्योंकि उसे खुद पढ़ना नहीं आता। उसका भाई चिट्ठी पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता। चिट्ठी में लिखी बातों को गलत समझ लिया जाता है और उन्हें लगता है कि शायद होशियार सिंह की मौत हो गई है। यह सुनकर देवी बहुत दुखी हो जाती है। उसका छोटा भाई भी तुरंत अपने पिता को बुलाने चला जाता है। अगले सुबह जब होशियार सिंह खाना खा रहा होता है, तभी कोई आकर बताता है, तुम्हारे ससुर तुमसे मिलने आए हैं। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। जब होशियार सिंह उनसे मिलता है तो पूरी बात समझ में आती है। वह बताता है कि उसने तो बस एक शायरी लिखी थी, लेकिन गांव वालों ने उसे गलत समझ लिया। दरअसल देवी उसकी पत्नी होती है, जिससे उसकी शादी बचपन में ही हो चुकी होती है। उसके ससुर उससे कहते हैं, अब तुम अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाओ, मैं अब ये सब झंझट नहीं संभाल सकता। रात में उसके दोस्त उससे पूछते हैं, तूने शादी कर रखी है और हमें कभी बताया भी नहीं। तब होशियार सिंह हंसते हुए बताता है, मुझे खुद ही ठीक से नहीं पता। जब मैं 7वीं में था, दादी ने पूछा, लड्डू खाने चलेगा? तो मैं हाँ कर दिया और बाद में पता चला कि मैं अपनी ही शादी के लड्डू खा आया था। यह सुनकर सब हंस पड़ते। छुट्टी मिलने पर होशियार सिंह अपने गांव जाता है। अपनी पत्नी को साथ लेकर वापस लौटता है। इतने सालों बाद मिलने पर दोनों बहुत खुश होते हैं और साथ में अच्छा समय बिताते हैं। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी खुशियों में भरने लगती है। इसके बाद एक दिन होशियार सिंह और रावत शेखावत के घर जाते हैं। वहाँ शेखावत की बहन होशियार सिंह को राखी बांधती है और उसे अपना भाई मान लेती है। तब शेखावत की माँ भी वहाँ आ जाती है और कहती है, तुम लोग इसे समझाओ, मैं इससे शादी के लिए कब से कह रही हूँ, लेकिन यह मान ही नहीं रहा है। शेखावत की माँ की बातों के बावजूद भी वह शादी के लिए तैयार नहीं होता। तब उसके दोनों दोस्त मिलकर उसकी माँ को एक आइडिया देते हैं। उसकी माँ लड़की की तस्वीर देते हुए कहती है, तू तो जा रहा है ना, तो यह फ़ोटो उसके घर देकर आ जाता। वैसे भी अब
वो लोग अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करेंगे। यह बात शेखावत के दिल पर लग जाती है। बिना देखे ही कोई लड़की उसे मना कर दे, यह बात सहन नहीं कर पाता। इसी वजह से वह सीधे उस लड़की के घर पहुंचता है। लड़की का नाम होता है मंजीत और उसी से शादी तय हुई थी। पहली नज़र में ही शेखावत को मंजीत पसंद आ जाती है। जब घर वाले उन्हें अकेले में बात करने का मौका देते हैं तो शेखावत पूछता है, आपने मुझसे देखे बिना ही मना क्यों कर दिया? क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? इस पर मंजीत हैरान होकर कहती है, मैंने कब मना किया? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। इतना सुनते ही शेखावत समझ जाता है कि ये सब उसके घर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।